सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन बात करेंगे रसशास्त्र के अपने जो फर्स्ट टॉपिक है अपना परिभाषा प्रकरण, उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले अपन आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल के 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। चीज़ों को अपन आगे सपोर्ट करते रहिए और आगे चीज़ें बढ़ती रहेगी। और आपको जो न्यू वीडियोस चाहिए कुछ टॉपिक्स के ऊपर जिनके ऊपर आपको पहले वीडियो चाहिए, तो वो कमेंट करते जाना, वो चीज़ें भी अपन ऐड करते रहेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं परिभाषा प्रकरण। तो सबसे पहली चीज़ देखने वाली होती है कि परिभाषा आखिर होता क्या है। तो परिभाषा क्या होता है, यहाँ पे श्लोक लिखा है वैद्य की परिभाषा प्रदीप के अंदर। ठीक है, कि अव्यक्त अनुक्त लेशोक्त संदिग्ध अर्थ प्रकाशक। ठीक है, मतलब जो क्या करता है, ऐसी चीज़ जो क्या करती है, अव्यक्त मतलब जो अस्पष्ट होता है, अनुक्त मतलब जिसके बारे में ना कहा गया हो, लेशोक्त मतलब थोड़ा कहा गया हो, और संदिग्ध मतलब संशयजनक हो। तो ऐसी चीज़ों के बारे में जो क्या करता है प्रकरण, उसको स्पष्ट करता है, उसी को क्या कहते हैं, परिभाषा कहते हैं। तो परिभाषा का अपन को मैं तो समझ में आया है कि परिभाषा क्या हो गई, कि जो चीज़ कही नहीं गई है, अस्पष्ट है, उसके बारे में जो जानकारी देता है वो क्या हो गई, परिभाषा हो गई। ठीक है, परिभाषा के बाद में अपना जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है शब्दों की व्युत्पत्ति, जिसमें दो शब्द दिए अपने पास, औषधि और भेषज, और आगे भी है अपने। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जो चीज़ देखेंगे औषधि क्या है। ठीक है, तो औषधि की व्युत्पत्ति को ध्यान रखना, ओस प्लस धा, ओस प्लस धा से उत्पत्ति होती है औषधि की, जिसे क्या कहते हैं, औषधि कहते हैं। अब इसका अर्थ क्या होता है, कि रस को जो धारण करने वाली जो वस्तु होती है उसे क्या कहा जाता है, औषधि कहा जाता है। बेसिकली औषधि क्या हो गई, कि जिसमें अलग अलग टाइप के जो रस होते हैं उसके अंदर धारण किए जा सकते हैं, जो बीमारी का नाश करती है, वो चीज़ क्या होती है, औषधि कहलाती है। ठीक है, इसके बाद में भेषज, ये कहीं कहीं पे संहिताओं में दिया रहता है कि भेषज औषधि एक दूसरे के पर्याय है। कहीं पे चिकित्सा को चिकित्सा जो है उसके पर्याय औषधि और भेषज दी गई है। ठीक है, तो ये शब्द एक टाइप से थोड़े पर्याय है, लेकिन इन शब्दों की जो व्युत्पत्ति है उसके अनुसार अपन इनकी परिभाषा देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे भेषज है, तो भेषज की व्युत्पत्ति क्या दी गई है, भेषम रोग भयम जयति, मतलब जिसे क्या होता है, रोग भय को जो जीतने वाली जो चीज़ होती है उसे क्या कहा जाता है, भेषज कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़, ये दोनों की व्युत्पत्ति ध्यान में रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, कि भेषजम रोग भयम जयति, एक तो ये औषधि की व्युत्पत्ति हो गई, औषधा दैट इक्वल टू औषधि। ठीक है, संहिता के अंदर क्या डिफरेंस दिया गया है, कश्यप संहिता के अंदर बताया गया है कि औषधि जो होती है वो क्या होते हैं, दीपनीय द्रव्य। दीपनीय से मतलब यहाँ पे और भी टाइप के जो द्रव्य रहते हैं, जो क्या करते हैं, अपनी जो बॉडी पे ऊपर इफेक्ट करते हैं, जो श्वसन तंत्र के ऊपर, जो हृदय के ऊपर काम करने वाले, जैसे हृदय हो गए, तो उन जो द्रव्य होते हैं उन्हीं को क्या कहा गया है, औषधि कहा गया है। जो क्या करते हैं, प्रत्येक चिकित्सा हेतु कार्य किए जाते हैं, वो औषधि हो गई। दूसरे प्रकार का आता है भेषज। भेषज में जैसे हवन हो गया, व्रत हो गया, तप हो गया, दान, शक्ति दान, शांति आदि कर्म। ठीक है, इनका रोग शमन में सहायक होते हैं, उन्हीं को क्या कहा गया है, भेषज कहा गया है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कल्पना। कल्पना से मतलब क्या होता है, कि औषधि को उपयोगी रूप देने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है कल्पना। और इसकी व्युत्पत्ति क्या बताएगी, कि क्लर्प प्लस लूट, मतलब जो क्लर्प प्लस लूट प्रत्यय करने से इसकी क्या होती है, व्युत्पत्ति बताई गई है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, कल्पना क्या हुआ, कि औषधि को उपयोगी रूप में डालने की प्रक्रिया कल्पना कहलाती है। इसकी व्युत्पत्ति क्या हुई, कल्पना, जिसे कहते हैं रूप देना, और जो क्या है, क्लर्प प्लस लूट प्रत्यय से बनी है, औषधि के उपयोगी रूप देना। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कसाई। कसाई क्या होता है, कसाई होता है कंठ को कसने वाली, कंठ में अवरोध उत्पन्न करने वाली जो वस्तु कही गई है वो क्या है, कसाई है। जो कहते हैं रोग की नाशक क्रिया होती है, मतलब जो रोग नाशक क्रिया करती है वो क्या है, कसाई है। इसका अपन श्लोक देखते हैं, जो कश्यप संहिता के खलिस्तान में दिया है, कंठस्य कषणात्। जो कहते हैं कंठ के अंदर कषणात् मतलब कषणता, मतलब कसने वाली जो क्रिया करेगी, प्रायो रोगाणाम वह भी कर्षणात्, जो करती है रोगों का भी अपकर्षण करती है। ठीक है, तो इसी चीज़ को क्या कहा गया है, कसाई कहा गया है। कसाई शब्द प्राधान्यम सर्व योगेषु कल्प्यते, और कसाई शब्द से क्या लिया गया है, कि सभी जो योग होते हैं, जो योग होते हैं, जैसे किसी भी औषधि का जो योग होता है, तो वो काय से लिया गया है, कसाई शब्द से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि पंचकसाई योनियाँ बताई गई है, चरक के अंदर भी बताई गई है और वाघभट्ट के अंदर, आई मीन जो अष्टांग हृदय है वहाँ भी बताई गई है। ठीक है, तो आचार्य चरक ने क्या बताई है, 5 बताई है, इसमें कौन सी नहीं बताई है, वो है लवण वाली। लवण वाली क्यों नहीं बताई है इन्होंने, जैसे रस के अनुसार बताई, तो लवण वाली क्यों नहीं बताई, क्योंकि लवण जो होता है दूसरी जो योनि होती है उसके अंदर नहीं जा पाता, मतलब जैसे उसको, जैसे अपन उसको स्वरस हुआ, कल्क हुआ, तो उनके अंदर अपन परिवर्तित नहीं कर सकते, इसलिए लवण को यहाँ पे नहीं रखते। ठीक है, आचार्य वाघभट्ट इनको क्या कहते हैं, लवण रहित 5 रस, इन्होंने भी यही चीज़ बताई है। तो कौन कौन सी मधुर कसाई योनियाँ बताई गई है, मधुर बताई गई है,
आम्ल बताई गई है, खट्टू बताई है, तिक्त बताई है और कसाई बताई गई है, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं संस्कार। संस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संस्कार के अंदर क्या बताया गया कि संस्कारो ही नाम गुण अंतर्धानम उच्यते, मतलब संस्कार क्या है कि गुणों का अंतर्धान करवाना ही क्या कहलाता है, संस्कार कहलाता है। गुणों का अंतर्धान और परिवर्तन कराना संस्कार कहलाता है। इस चीज़ को अपन चरक के विमान स्थान में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं कि संस्कार चीज़ होती क्या है, ठीक है। वहाँ पे अलग अलग प्रक्रिया बताई गई है, जैसे अग्नि से, भावना से, और अलग अलग जैसे तोय हुआ, अग्नि हुआ, सोच से हुआ, भावना से हुआ, काल प्रकट से हुआ, प्रेषण हुआ, भाजन हुआ। इन सब से अपन क्या करते हैं, जो भी द्रव्य रहते हैं उनके गुणों को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जैसे अग्नि के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, जैसे अपन क्या कर रहे हैं, जो घृत है, घृत को क्या करेंगे अपन, कुछ द्रव्य मिलाकर अगर उसको अग्नि के ऊपर पाक करेंगे तो वो क्या होता है, उसका संस्कार हो जाता है, घृत का संस्कार होता है। इससे क्या होता है, घृत के जो गुण होते हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे धान्य में अग्नि संस्कार कराएंगे तो वो धान्य बेसिकली होता है गुरु गुण वाला होता है, और अग्नि संस्कार से वो क्या हो जाता है, लघु गुण के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो ये चीज़ होती है अपनी। इसके बाद अपन देखते हैं दधि का मंथन करेंगे तो वो क्या होता है, शोध कारक से शोधक ग्रंथ। दधि जो होता है शोध कारक होता है, जबकि जो तक्र के अंदर अगर आपने उसे परिवर्तित कर दिया हो तो शोध घन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है अपनी गाय के बारे में, संस्कार के बारे में। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि रस शास्त्रीय प्रक्रिया, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है। इससे पहले अपना जो एक टॉपिक आता है कि द्रव्य का, जो द्रव्य है उनका अपन जैसे वर्ग है तो उनका अपन डिस्क्रिप्शन, उनका अपन इंट्रोडक्शन। तो वो चीज़ इंट्रोडक्शन अपन अगर आप आगे अपन महाराज पढ़ते हैं, पारस पढ़ते हैं तो वहाँ पे बेसिकली उनका इंट्रोडक्शन हो जाता है, तो यहाँ पर उसको अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं कि रसशास्त्र जो प्रक्रिया होती है उनका अपन देख लेते हैं परिभाषा। कि स्वेदन, स्वेदन क्या होता है कि दोला यंत्र, ये इंपॉर्टेंट होता है कि दोला यंत्र के अंदर अपन स्वेदन करवाते हैं। क्षार अम्ल दरों के अंदर पकाना, ठीक है। कोई सा भी अपन दरो ले सकते हैं, उसके अंदर दोला यंत्र के अंदर अगर अपन पकाते किसी भी द्रव्य को तो वो चीज़ कहलाती है अपनी स्वेदन वाली। जैसे परवाल का जयंती सोरस में स्वेदन हो गया, जिससे अपन पारद का भी अपन स्वेदन करवाते हैं, ठीक है। तो वो सारी प्रक्रिया होती है स्वेदन। एक बार इनकी परिभाषा दिमाग में रखो कि स्वेदन चीज़ क्या हो रही है, जिसमें दोला यंत्र के अंदर क्या कर रहे हैं, पाक कर रहे हैं। मतलब जैसे मटकी बना दी, मटके के अंदर अपन ने दरो भर दिया, और फिर अगर अपन इसके ऊपर क्या कर देते हैं, जैसे पारदा करते हैं कि पारद की पोटली रख दी तो जो भाप बनेगी उससे वो उसका क्या होता है, स्वेदन हो जाएगा। कभी कभी करते हैं पोटली को अंदर की तरफ रखते हैं। तो वो सारी चीज़ें अपन आगे डिस्कस करेंगे। बस इसमें ये ध्यान रखो कि स्वेदन क्या हो रहा है, कि दरों के अंदर पकाना दोला यंत्र के अंदर, वो चीज़ क्या कहलाती है, स्वेदन कहलाती है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं मर्दन प्रक्रिया के बारे में। मर्दन में क्या होता है कि औषधि द्रव्य से पेषण, पेषण का मतलब यहाँ पे लिया गया है कि उसको क्या करते हैं अपन, हम मसलते हैं। मतलब जैसे भी कोई औषध द्रव्य उसको कांजी आदि से क्या करते हैं, द्रव्य को क्या करते हैं, उसको मसलते हैं या उसको अपन मर्दन करते हैं, तो वो प्रक्रिया कहलाती है मर्दन, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई अपन मर्दन। मर्दन के बाद में ढालन। ढालन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसके अंदर क्या करते हैं अपन, किसी भी द्रव्य को अपन क्या करते हैं, मेल्ट कर दरों में डालते हैं, ठीक है। मतलब अपने पास कोई भी धातु हुई तो उस धातु क्या करेंगे अपन, द्रवित करेंगे, मेल्ट करेंगे, और उसको क्या कर रहे हैं अपन, जो अपने पास दरो है उस दरो के अंदर डालेंगे, तो वो प्रक्रिया होती है ढालन की, ठीक है। जैसे गंधक का शोधन कर रहे हैं कि गंधक को अपन ने मेल्ट कर दिया, उसे दरो में डालते हैं, तो वो चीज़ हो जाती है ढालन के अंदर। ढालन से रिलेटेड ही अपने पास आता है निर्वाप। निर्वाप के अंदर अपन क्या चीज़ देखते हैं कि धातु को तप्त करेंगे, मतलब अपन उसको मेल्ट करने से पहले वाले स्टेज में ही रोक लिया और उसको अपन ने रक्त तप्त कर लिया, मतलब बहुत ज़्यादा उसको हीट दे दी, और उसके ऊपर अपन अगर दारू डालते हैं तो वो कंडीशन क्या हो जाती है कि वो उससे बुझाते हैं अपन, मतलब उसको क्या करते हैं, जो तब तो उसका टेम्परेचर कम होगा, तो वो प्रक्रिया हो गई बुझाने वाली, तो इसी को क्या बोलते हैं, निर्वाप बोलते हैं। इसका पर्याय होगा सनपन, ठीक है। तो ये पर्याय ध्यान में रखना। इसके बाद में जैसे धातुओं को शोधन, जो धातु का जो सामान्य शोधन होता है, शोधन का मतलब क्या होता है, शोधन का मतलब होता है बेसिकली कि किसी भी जो धातु है या अन्य कोई द्रव्य हो उसके जो मल को क्या करना है, हटाना, मतलब उसको मल को हटाना और उसकी अशुद्ध अवस्था, जो शुद्ध अवस्था में रखना, वो क्या कहलाता है, धातु शोधन कहलाता है, ठीक है। और इसके बाद अपन देखते हैं निर्जलीकरण। निर्जलीकरण क्या होता है, निर्जलीकरण होता है जैसे कोई भी द्रव्य है उसको अग्नि पर रखकर वाष्पीकरण करना निर्जलीकरण कहलाता है। स्फटिक टंकण ही जरूरी नहीं है, टंकण का अपन जो शोधन करते हैं उसमें क्या करते हैं अपन, जैसे कढ़ाई ले ली उसके अंदर अपन टंकण डाल दी, उसको अपन क्या करते हैं, चलाते रहते हैं, जिससे वो क्या हो जाता है, उसका जो जल है वो वाष्प बन के बाहर निकलने लगता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, निर्जलीकरण कहलाती है। ये अपन ने बेसिकली देखी भी होती है। निमज्जन का मतलब क्या हुआ है कि द्रव्य को दरों में डुबाना, मतलब कोई भी धातु है उसको अपन दरों
में अंदर डुबो दिया, तो वो प्रक्रिया कहलाती है निमज्जन। ठीक है, उदाहरण जैसे वत्स नाम के टुकड़े हो गोमूत्र में 3 दिन, इससे इसका शोधन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि गोमूत्र के अंदर ही, इसमें इंपॉर्टेंट यही जो चीज़ पूछी जाती है कि वत्स नाम का शोधन काय में करते हैं, तो वो करते हैं गोमूत्र के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जो जो निमज्जन जो प्रोसेस है वो कैसे कर रहे हैं कि द्रव्य को द्रव में डुबो कर रखते हैं, वो प्रोसेस हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है वो होता है भावना के बारे में। भावना चीज़ क्या होती है कि चूर्ण सौरस को आत्म मर्दन क्या रहते हैं। अपन ने देख लिया कि आपने कोई भी औषधि का चूर्ण बना लिया। ठीक है, उस चूर्ण के अंदर अपन ने क्या किया, सोरस सोरस या अपने पास कोई भी क्वाथ है तो उसको अपन ने क्या कर दिया, उसमें डाल दिया। अब अपन क्या करेंगे, उसको तब तक रखेंगे जब तक कि वो क्या हो जाए, सूख ना जाए। तो उससे क्या होगा कि जो भावना मिलेगी, मतलब जैसे अपन ने चूर्ण के अंदर अगर जो मातुलंग जो नींबू की सोरस की अगर भावना दे रहे हैं अपन, तो उससे क्या हो जाता है, उसके गुण उसमें आ जाते हैं। कभी कभी उससे शुद्धि भी अपन शोधन भी करते हैं, तो वो चीज़ कहलाती है भावना की। सम्यक भावना के लक्षण होते हैं कि गोली बनने लगती है उस द्रव्य की और मृदु हो जाती है, चिपटी हो जाती है। और दुर्भावना गोली बिखरने लगती है, खुरदरी टाइप लगने लगती है, तो वो कंडीशन बनती है दुर्भावना लक्षण की। ठीक है, देखते हैं वर्जन के बारे में। वर्जन क्या होता है कि स्नेह में द्रव्य को भुनना ही क्या कहलाता है, वर्जन कहलाता है। जैसे अपन ने घी के अंदर किसी भी द्रव्य को डालकर उसको वर्जन किया तो वो चीज़ कहलाती है वर्जन वाली। जैसे गेरिका घृत के अंदर वर्जन करना हो गया। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं मारण। मारण क्या होता है बेसिकली कि जो भी अपने पास द्रव्य है, धातु है, उसको क्या करते हैं अपन भस्म में परिवर्तित करना, मारण कहलाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। जैसे अपन उसका सबसे पहले उसका कर्म क्या होता है, उसकी सबसे पहले शोधन करेंगे। शोधन करने के बाद में उसमें अपन कोई भी भावना दे दी अपन ने, उससे क्या करेंगे, उसका चक्रिका का निर्माण करेंगे। उस चक्रिका का क्या करेंगे, सराव संपुट के अंदर रखेंगे। ठीक है, और फिर उसको पुट मतलब यहाँ पे अग्नि देंगे। और जब उसको स्वांग शीत होगा उसका चूर्णीकरण कर लेंगे। उससे क्या होता है, उत्तम भस्म बनने तक की पुनरावृत्ति करते हैं। मतलब जब तक कि अपन वो भस्म उत्तम प्रकार की नहीं बन जाती तब तक ये एक प्रक्रिया अपन दोहराते रहते हैं। 6 प्रोसेस है। शोधन और भावना देंगे, चक्रिका का निर्माण करेंगे, सराव संपुट के अंदर उसे रखेंगे और फिर उसे अग्नि पूट देंगे और उसको स्वांगशीत होने देंगे। और स्वांगशीत का मतलब होता है उसे ठंडा होने देंगे। मतलब उसको अपने बेसिस पर ही उसको अपन कोई भी एक्सटर्नल टेम्परेचर कूलिंग करने वाली प्रोसेस नहीं करेंगे, डायरेक्ट उसको क्या करने देंगे, ठंडा होने देंगे। वही चीज़ कहलाती है स्वांगशीत। ठीक है, और उसको चूर्णीकरण करेंगे। तो ये चीज़ होती है भस्म बनाने की, जिस प्रक्रिया को बोला जाता है मारण। ठीक है, महत्व होगा कि धातु खनिज को भस्म रूप में औषध उपयोगी बनाना ही क्या कहलाता है, मारण कहलाता है। गुरु गुण से लघु गुण की तरफ ले जाते हैं बेसिकली, क्योंकि भस्म बना रहे तो भस्म क्या होती है, लघु गुण की तरफ जाती है और अल्प मात्रा और शीघ्र कार्य करने वाली प्रोसेस के अंदर चली जाती है औषध। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि पाक की विधि। अब पाक का मतलब हुआ है उसे अग्नि देकर पकाने की विधियाँ। सबसे पहला आता है अग्निपाक। अग्निपाक क्या होता है, हांडी में अग्नि पर रखते हैं। उदाहरण जैसे ताम्र भस्म हो गया और लोह भस्म, हांडी में रखेंगे और उसे अग्नि देने की प्रक्रिया अग्निपाक हो गई। ठीक है, बहुत सिंपल प्रोसेस होती है। और नेक्स्ट आता है ना पूटपाक। पूटपाक का मतलब क्या होता है, सराव संपुट। सराव संपुट मतलब मिट्टी के जो ये सराव रहते हैं उन्हें अपन एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और उसको क्या करते हैं, मिट्टी से बंद कर देंगे। ठीक है, मतलब सराव को अपन एक दूसरे के ऊपर रखा और उसे मिट्टी से बंद कर दिया। मुल्तानी मिट्टियाँ, जो भी मिट्टी अपन लेंगे उसे बंद कर देंगे, इनके जो भी छिद्र रहेंगे, और उसको फिर पकाने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है पूटपाक। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट कूपी पाक। कूपी में पारद पारद का जो कूपी पाक कल्पना अपन देखेंगे आगे रस सिंदूर बनाने की, वो होती है कूपी पाक वाली। उसके अंदर क्या रहती है, बोतल रहती है, उसके अंदर अपन पाक करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अपन आगे देखेंगे। ठीक है, भानुपाक। भानु कहते हैं सूर्य की किरणों के अंदर उसे पकाना, भानुपाक कहलाता है। जैसे लोहा त्रिफला पात से अपन संस्कारित कर दिया और उसे फिर सूर्य की किरणों में रख देते हैं, तो वो कहलाता है भानुपाक। नेक्स्ट होता है स्वांगशीत। अपन ने देख लिया कि अग्निपाक के बाद स्वभावत शीतल होना स्वांगशीत कहलाता है। नेक्स्ट आता है अमृतीकरण। अब अमृत से अपन को समझ में आता है कि गुणों के अंदर वृद्धि करना, कि भस्म में जो दोष है उसका निवारण करना और उसके गुणों को बढ़ाना क्या कहलाता है, अमृतीकरण कहलाता है। ठीक है, ये अमृतीकरण वाली प्रोसेस हो गई। इसमें क्या होता है, जैसे अभ्रक भस्म ले ली और गोघृत ले ली, तो इसको अपन जैसे कढ़ाई के अंदर पकाएंगे तो इसके क्या, इस जो भस्म है उसके जो दोष रहेंगे उनका उसका निवारण होगा, दोषों का नाश होगा और उसके गुणों के अंदर वृद्धि होगी। तो ये चीज़ कहलाती है अमृतीकरण। नेक्स्ट आता है अपने पास लोहतीकरण। लोहतीकरण क्या होता है कि अभ्रक भस्म जो होती है, अब अपन ने क्या किया, यहाँ से अपन को भस्म मिली, उसके गुण तो वृद्धि हो गई लेकिन उसका जो रंग था
वो क्या हो गया, वो रंग के अंदर या वर्ण के अंदर उसका क्या हो गया, हानि हो गई। तो उस वर्ण को वापस प्राप्त करने तो अपन क्या करते हैं, कुछ उसमें द्रव्य मिलाएंगे और उस द्रव्य की भावना देकर फिर अपन वापस अग्नि में देंगे। तो अभ्रंग भस्म की अपन क्या करते हैं, लाल वर्ण की भस्म बन जाती है। ठीक है, तो वो लाल वर्ण की भस्म बनने तक की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है लोहितीकरण। बेसिकली क्या, कुछ नहीं किया अपन ने, कढ़ाई ली, कढ़ाई के अंदर जैसे अपन ने घृत के अंदर भावना दे रही थी, तो उसके अलावा अपन क्या करते हैं कि घृत की भावना देने के बाद जैसे अभ्रक भस्म बनी, उस अभ्रक भस्म क्या करनी है कि वर्ण की हानि हो चुकी, तो उस वर्ण की हानि को वापस अपन को लाने के लिए अपन क्या करेंगे, उसके अंदर कुछ औषधों की भावना देंगे और फिर उसे अपन पूट देंगे, तो वो चीज़ कहलाती है लोहितीकरण। नेक्स्ट अपने पास आता है सत्वोपातन। सत्वोपातन का सीधा सीधा मतलब सत्व प्राप्त करना। सत्व का मतलब होता है किसी भी जो धातु का सार भाग होता है वो क्या कहलाता है, सत्व कहलाता है। उसके निकलने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है सत्वोपातन। सत्वोपातन में अपन क्या करते हैं कि बेसिकली अपन मूसिका मूसिका बनाते हैं, मतलब मूसिका जो होती है उसके अंदर अपन पूट देंगे। अब मूसिका ये सब जो टर्म है अपन आगे जो यंत्र वर्ग का जो अपन डिस्कशन करेंगे वहाँ पे अपन इस चीज़ को समझेंगे। तो सत्वोपातन में कुछ नहीं है, जो भी अपने पास द्रव्य दिया है उसको क्या करेंगे अपन, इतनी तेज अग्नि देंगे जिससे क्या हो जाता है, उसके जो सत्व होता है वो अपन को मिल जाए, तो वो चीज़ कहलाती है अपने पास सत्वोपातन। ठीक है, जैसे तुत्त से ताम्र धातु को प्राप्त करना, तो ये एक टाइप की क्या कहलाती है, सत्वोपातन प्रोसेस होती है। अब इसके अंदर अपने पास दो चार चीज़ें आती है सत्वोपादान, जैसे शुद्धावर्त। शुद्धावर्त का मतलब क्या होता है, जब अपन उसको पाक करेंगे तो अब अपने पास क्या होता है, श्वेत प्रकाश मिलेगा। तो श्वेत प्रकाश मिलने का मतलब होता है कि उसमें सत्व निकलने का समय हो चुका है। तो वो जो श्वेत प्रकाश निकलता है उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, अपन शुद्धावर्त बोलते हैं। ठीक है, फिर अपने पास आता है बीजावर्त। बीजावर्त का मतलब क्या है, बीज। बीज का मतलब होता है मेन कंटेंट। तो मेन कंटेंट के समान जब अपने को ज्वाला दिखाई देने लगती है तो वो चीज़ होती है अपने पास बीजावर्त। ज्वाला दिखने वाला, यहाँ पे बेसिकली लिख लेना कि अपन को द्रव्य के समान, ठीक है, कि द्रव्य के समान जब ज्वाला दिखे, कि द्रव्य के समान जब ज्वाला दिखे तो उस कंडीशन को बोलते हैं अपन बीजावर्त। ठीक है, मतलब द्रव्य के अनुसार अपन को इस टाइप का द्रव्य लिया, उस टाइप की अपन को ज्वाला दिखेगी, वो आता है कहलाता है बीजावर्त। ठीक है, और इस कंडीशन में क्या होता है कि धातु द्रवीभूत होने लगती है। ठीक है, और नेक्स्ट अपन देखते हैं ध्रुति। ध्रुति का मतलब क्या होता है, ध्रुव से याद रखना कि द्रव अवस्था में प्राप्त करना क्या कहलाता है, ध्रुति कहलाता है। ठीक है, कि पात्र से चिपके नहीं, लिक्विड स्टेट में रहे, ये इसके लक्षण हैं। चमकदार रहे, हल्की रहे, तो ये सब इसके लक्षण हो गए। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि पारद से असंयोगी रहे, तो ये ध्रुति के लक्षण के अंदर आता है कि पारद पात्र से चिपके नहीं, लिक्विड स्टेट में रहे, चमकदार रहे, हल्की रहे, और इसके बाद पारद से असंयोगी रहे। ठीक है, फिर अपने पास आता है पारद की संस्कार। बेसिकली पारद की संस्कार आप लोग एक बार याद रख सकते हो, आगे अपन जब डिस्कस करेंगे वहाँ पर अपन एक एक जो संस्कार है उसको ढंग से देखेंगे। ठीक है, तो पारद के अंदर किस टाइप के दोष बताए, नैसर्गिक बताए, यौगिक बताए और औपाधिक, तीन टाइप के दोष बताए। आप आगे अपन पारद के टाइम पर डिस्कस करेंगे। और इन्हें हटाकर पारद को अमृत तुल्य बनाया जाता है, वो संस्कारों के द्वारा होता है। एक तो 18 संस्कार बताए और दूसरे अपन को 19 संस्कार बताए, और अष्ट संस्कार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके ये नाम दिए हैं, अपन देख लेते हैं। जैसे स्वेदन हुआ, मर्दन हुआ, मूर्छन हुआ, उत्थापन हुआ, पातन हुआ, रोदन हुआ, नियामन हुआ, दीपन हुआ, गगन भक्षण, यहाँ पे भक्षण कर लेना, गगन भक्षण मान हुआ, चारण हुआ, गर्भ ध्रुति हुआ, बाह्य ध्रुति हुआ, जारण हुआ, रंजन हुआ, सारण हुआ, इसके बाद में क्रामण हुआ, वेद हुआ, और शरीर योग भक्षण जिसे बोलते हैं। तो ये 18 हुआ, और 18 के अंदर कभी कभी क्या होता है कि जो वेदन है उसको रोदन भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब बोधन और रोदन दोनों एक दूसरे के पर्याय है। उसके अंदर अनुवासन एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है 19 के अंदर। ठीक है, अष्ट संस्कार अपन देखें तो कौन कौन से अष्ट संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे होने में तो जो अष्टादश संस्कार और 19 संस्कार है, दो तीनों इंपॉर्टेंट है, पर अष्ट संस्कार को हम देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं कि स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, उत्थापन, पातन, रोदन, नियमन और दीपन। तो ये सब चीज़ें आती है अपनी परिभाषा प्रकरण के अंदर। अपन आगे नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि परिभाषा प्रकरण में और क्या क्या चीज़ें बच रही है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।